नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की बड़ी और अहम खबरें जो हैं आपके काम की। इसीलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस। कम हो सकती है आपकी ईएमआई, आरबीआई ने 0.25% घटाया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई के फैसले पर इंडस्ट्री की मिलीजुली प्रतिक्रिया। दीपक पारेख बोले इकोनॉमी को मिलेगी रफ्तार, तो सुनील मुंजाल ने कहा ½ % कटौती की थी दरकार। उम्मीद से कम कटौती से बाजार हुआ मायूस। सेंसेक्स 100 पॉइंट टूटा, लेकिन रुपया पहुंचा 2 साल की ऊंचाई पर। भारत की ग्रोथ स्टोरी में दुनिया की दिग्गज कंपनियों को पूरा भरोसा। सिस्को चेयरमैन बोले दुनिया के बेहतरीन लीडर है मोदी। तो एप्पल के टिम कुक ने कहा भारत को बनाएंगे नया मैन्युफैक्चरिंग हब। बंगलुरु में कांग्रेस विधायकों के रुकाने वाले रिसोर्ट पर छापे से सनसनी, संसद तक पहुंची गूंज। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने केंद्र से मांगा जवाब। फरारी ने लॉन्च की 5 करोड़ की कार। रनवे पर हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार, 350 किलोमीटर की टॉप स्पीड। और इस महीने छुट्टियों की भरमार। लंबे वीकेंड पर सस्ते ऑफर्स की है बाजार में बाहर। छुट्टियों की प्लानिंग करिए हमारे साथ, बुलेटिन में आइए। तो बुलेटिन में आज सबसे पहले बात होगी आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की। 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आरबीआई ने कर्ज सस्ता कर दिया। आरबीआई ने रेपो और रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है। नई रेपो जो दर है वो 6.25% से घटकर 6% पर आ गई है। रिवर्स दर भी घटकर 5.25% रह गई है। इस कटौती के साथ ही रेपो रेट करीब 7 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। पिछली बार नवंबर 2010 में रेपो रेट 6% के आसपास या के स्तर पर थी। आरबीआई ने महंगाई में नरमी के बाद दरें घटाने का यह फैसला लिया है। हालांकि गवर्नर उर्जित पटेल ने आगाह भी किया है कि आने वाले दिनों में महंगाई एक बार फिर बढ़ सकती है। With several factors contributing to uncertainty around the baseline inflation path, implementation of farm loan waivers, the after effects of the GST, the timing of implementation of salary and allowance revisions by the state governments, the MPC emphasized its commitment to keeping headline inflation close to 4% on a durable basis. आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने बैंकों को भी साफ हिदायत दी है कि उनके पास कर्ज सस्ता करने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने जितना कर्ज सस्ता किया है, बैंकों ने उसका पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं दिया है। Given the liquidity conditions prevailing and that we have reduced policy rates by a substantial amount since the easing cycle started, I think there is scope for banks to reduce lending for those segments that so far they have not yet benefited to the full extent of our policy rate cuts. आरबीआई की पॉलिसी पर बात करते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, गवर्नर साहब साफ कह रहे हैं कि बैंकों के पास कर्ज सस्ता करने की और गुंजाइश है, तो आरबीआई अब कैसे बैंकों को दबाव बनाएगा उन पर कि वो कर्ज सस्ता करें? बैंकों से अभी भी नाखुश है आरबीआई, ये कहना चाहिए। बैंक्स ने पूरा पास ऑन नहीं किया है। देखिए, डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने ये एक्सेप्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रेट कट जितने होने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं हुए हैं और बैंक्स को और रेट घटाने चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ट्विन बैलेंस शीट इशू है, यानी बैंक की अपनी बैलेंस शीट कमजोर है तो वो कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और गवर्नर पटेल का भी ये कहना था कि कुछ एरिया में पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन वगैरह के रेट जरूर घटे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेट्स हैं जो नहीं घटे हैं और अब जरूरत है कि वो उन रेट्स को घटाएं, यानी कॉर्पोरेट्स को, एसएमईज को भी रिलीफ दी जाए। ये संकेत आरबीआई की ओर से साफ तौर पे आया है। लेकिन उसके साथ ही एक जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा स्ट्रिक्ट अप्रोच भी है। बैंकों के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है और साथ ही साथ इससे ये संकेत दिया गया है कि मार्केट रेट के साथ बैंक रेट को लिंक होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी जो AAA बोरोवर है वो बाजार में जाकर के 8% पे अगर पैसे उठा सकता है
तो बैंक के पास अगर वो आता है तो बैंक को भी कमोबेश इसी रेट पे उसको पैसा देना चाहिए। इसमें बहुत फर्क नहीं होना चाहिए जो आज की तारीख में काफी देखने को मिल रहा है। तो बॉन्ड रेट के बराबर अगर बैंकों के लेंडिंग रेट को लाना है तो ये बड़ी चुनौती है, लेकिन आरबीआई की ओर से आज की तारीख में ये संकेत जरूर है बैंकों को कि आपके लेंडिंग रेट्स और कम करने की, आपकी मार्जिन को और स्क्वीज करने की जरूरत है। तो एक बेहतर ट्रांसमिशन की यानी बैंक्स की ओर से रेट कट होते हुए दिखाई दे, इसकी जरूरत आरबीआई को महसूस हो रही है और इसके लिए साफ तौर पे दबाव डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। इधर कंज्यूमर के मन में अब यही सवाल है कि 0.25% दरें कम होने से उनकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर बैंकों ने भी 0.25% कर सस्ता किया तो ईएमआई का बोझ कम होना तय है। अगर आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया, अगर हम बात करें होम लोन की, और 20 साल के लिए आए तो हर महीने आपको 475 रुपए की बचत होगी। मौजूदा ब्याज में आपको हर महीने 26,320 रुपए की ईएमआई चुकानी होती है, लेकिन कर्ज सस्ता होने के बाद आपकी ईएमआई 475 रुपए कम हो जाएगी, जो बनेगी 25,845 रुपए। ये भी देख लीजिए कि इस वक्त अलग अलग बैंक्स के होम लोन रेट क्या है, किस दर पर आपको कर्ज मिल रहा है, होम लोन मिल रहा है। एक नजर यहां पर डालते हैं कि अलग अलग बैंक आपको किस दर पर होम लोन दे रहे हैं। एसबीआई, बीओबी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक सभी 8.35% पे। ध्यान रखिए ये न्यूनतम दरें हैं। कई बैंकों में ये ऑफर सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, और बाकी अगर सामान्य दरों की बात करूं तो 8.40% यानी 5 बेसिस पॉइंट का अंतर होगा। लेकिन न्यूनतम दर की अगर हम बात करें किसी भी बैंक की तरफ से तो ये 4 बैंक जो आपको 8.35% पर होम लोन दे रहे हैं। इधर फेडरल बैंक के सीएफओ आशुतोष खजूरिया का कहना है कि आरबीआई के कर्ज सस्ता करने के बाद बैंक भी इसका फायदा ग्राहकों को देंगे, हालांकि वो इसका वक्त बताने से बचे। बैंक्स जरूर ट्रांसमिशन करेंगे, लेकिन वो ट्रांसमिशन हमेशा एक लैग के साथ आता है। अगर आपको याद हो, डॉक्टर राजन भी कहा करते थे कि साहब ये इसमें हमेशा 2 से 3 क्वार्टर्स का लैग होता है। तो जैसे जैसे आरबीआई का संकेत मिलता जाएगा वैसे वैसे बैंक, क्योंकि आज की तारीख में अगर मान लीजिए आप ही की कुछ जमा राशि मेरे बैंक में है तो मैं इस कटौती से आपकी ब्याज की दर कम नहीं कर सकता ना। आपको तो मैं वही दूंगा जो आपको मैंने फिक्स डिपॉजिट पे कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अगर आपको 7% पे अगर आपका 1 वर्ष का टर्म डिपॉजिट रखा है तो 7% ही दूंगा जब तक वो मैच्योर ना हो। ब्याज दरों में कटौती से इंडस्ट्री भी खुश नजर आई। एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा है कि दरों में कटौती से इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। I think it's not a surprise. It was expected. Inflation numbers have come down. The food prices, barring 1 or 2 items, are lower. And even tomatoes and onions are very short term. And I agree with the stance Reserve Bank has taken that the GST implementation was not as bad as we all expected. It was fairly smooth compared to what was expected. Yeah. So I think it's a good boost to the economy. And I think it was expected, and the MPC have taken the right decision. रियल एस्टेट इंडस्ट्री कर्ज सस्ता होने से खुश है। देश की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ ने उम्मीद जताई है कि आगे कर्ज और सस्ता होगा, इससे हाउसिंग सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। हमें ये पूरी आशा है कि रेट्स और कम होंगे। स्टेट बैंक ने सबसे न्यूनतम रेट पहले ही कर डाले हैं, उनसे भी कम करेंगे। और आने वाले वर्ष में जिस तरह इन्फ्लेशन पे कंट्रोल है, जिस तरह डेफिसिट पे सरकार ने कंट्रोल किया हुआ है, और जिस तरह मॉनसून अच्छा रहा है और ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं, तो हमें यही पूरी आशा है कि 100 पॉइंट पूरा मिला के अभी 25 हुआ है, शायद आने वाले कुछ महीनों में 25 और हो, और अगले वर्ष में कैलेंडर ईयर में पहले आधे वर्ष में 50 पॉइंट और कम होगा। वहीं हीरो एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील मुंजाल का कहना है कि आरबीआई को 50 बेसिस पॉइंट या आधा % रेट कट करना चाहिए था। Every indicator is clear. Inflation is down consistently. There is no fear of inflation jumping up unexpectedly over a short period of time. And we have slowed down on the overall industrial growth. We've actually shrunk. The growth itself has shrunk over a period of time. And it is clear that lending is down. So that every indicator was clear that it deserved, frankly, deserved a higher cut than we got. 25 basis points is welcome. But 50 basis point is what was quite justified right now. इधर मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा का भी कहना है कि बाजार 0.25% कटौती से मायूस है, उसे ज्यादा कटौती की उम्मीद थी।
ओवरऑल मार्केट में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि उम्मीद बन रही थी कि शायद एक स्ट्रॉन्ग मूव करे आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट काटते 25 बेसिस पॉइंट मोर और लेस फैक्टर्ड इन था तो मार्केट स्टेबल ही रहा। अब यहाँ से आगे फ्लोज तो स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है सेविंग्स की कि जहाँ डोमेस्टिक पैसा बहुत आ रहा है मार्केट्स में वो रुझान हमें चलते हुए दिखता है। तो ओवरऑल मार्केट्स हमें स्टेबल दिखते हैं। थोड़ा सा कॉशन है ज़रूर क्योंकि जुलाई का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इस साल ऑलरेडी इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ से मार्केट एक ठहराव ले सकता है डाइजेस्ट करने के लिए ये जो ओवर परफॉर्मेंस रहा है। आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में सिर्फ 0.25% की कटौती से बाजार भी आज मायूस नजर आया। कैपिटल गुड्स, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 98 और निफ्टी में 33 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी आज 25,000 के ऊपर हालांकि बंद होने में कामयाब रहा। वैसे बाजार भले ही निराश हो लेकिन रुपया 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। आज रुपया 37 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ और $1 का भाव 64 से भी नीचे खिसक गया। आज रुपया से 63-70 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। आज क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दर घटने के बाद फिर रुपए में मजबूती आई। ग्लोबल आईटी और नेटवर्किंग कंपनी सिस्को के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जॉन चैम्बर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के टॉप 3 लीडर्स में से एक बताया है। जॉन चैम्बर्स ने दिल्ली में हो रहे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी सहयोग की बहुत गुंजाइश है। दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बने संगठन USISPF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक चैम्बर्स का मानना है कि ये फोरम दोनों देशों को और करीब लाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस मौके पर जॉन चैम्बर्स ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। I love the people of this country, but I believe in your PM. Prime Minister Modi, I've met every leader in the world, and I've spent many, many times with most of them over almost a decade. He is in the top 3 leaders I've ever met in my life. His digital agenda, which I think people understand elements of, I think will be the best model in the world, and it is the most comprehensive of any country in the world. और सिस्को ही नहीं, अमेरिका की दिग्गज कंपनी एप्पल भी भारत को लेकर जोश में है। दरअसल एप्पल ने तीसरी तिमाही के लिए अच्छे नतीजों का ऐलान किया है, लेकिन इस साल चीन से होने वाली कमाई में कमी आई है। ऐसे में एप्पल अब भारत को लेकर बेहद बुलिश है। उन्होंने कहा कि वो भारत को लेकर बहुत आशावादी हैं और बुलिश हैं। ऐसे में हम अपनी सारी ऊर्जा भारत पर लगा रहे हैं। अब भारत में होगी होंडा की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग। आज होंडा ने भारत में बंगलुरु के नजदीक नासरपुरा में 6 नए प्लांट बनाने का फैसला किया है। इसके लिए होंडा ने करीब 600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस विस्तार के साथ होंडा के वार्षिक उत्पादन क्षमता 64 लाख यूनिट हो जाएगी। साथ ही करीब 7,000 नई नौकरियां भी आएंगी। साल 2016-17 में होंडा मोटरसाइकिल्स का 2 पहिया वाहन के क्षेत्र में 28% हिस्सा रहा है। और कैसे बैंक में क्लिक बढ़ाने पर होगी अफसरों की तरक्की, देखिए इस ब्रेक के बाद। जीएसटी को लेकर कारोबारियों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उन्हें टैक्स का क्रेडिट लेने में दिक्कतें आ रही हैं। वजह है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जरूरी जीएसटीआर फॉर्म में वो कॉलम ही नहीं है जिसमें वो जीएसटी लागू होने से पहले दिए गए टैक्स का क्लेम कर पाए। देखिए रिपोर्ट। जीएसटी के रिटर्न फॉर्म में एक तकनीकी दिक्कत की वजह से व्यापारियों को डबल टैक्सेशन का डर सता रहा है। दरअसल इस फॉर्म में 1 जुलाई से पहले के एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स के क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करने का कोई कॉलम नहीं है। इसकी वजह से कंपनियां और कारोबारी जीएसटी लागू होने के पहले चुकाए टैक्स का क्रेडिट अभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार को इस पर जल्दी सफाई देनी चाहिए। जिन बिजनेसमैन ने जुलाई के अंदर सेल की है और वो स्टॉक जून का है जिसके ऊपर उनको क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी या वैट दिया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वो जब वो जून में जुलाई में माल बेचेंगे तो जो उनके ऊपर लाइबिलिटी आई है 12%, 5% या 18%, उसके अंदर वो क्रेडिट लेना चाहेंगे, तो वो क्रेडिट इस फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। जीएसटी फॉर्म में इस गड़बड़ी का नतीजा ये होगा कि कई कंपनियों और कारोबारियों के अकाउंट में टैक्स क्रेडिट होने के बावजूद उन्हें जुलाई और अगस्त तक टैक्स चुकाना पड़ेगा। इससे उनकी वर्किंग कैपिटल कम हो सकती है। रोहन सिंह, दिल्ली।
एस्सार स्टील के कर्ज वसूली के मामले में एसबीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने एसबीआई की अर्जी मंजूर कर ली है। एसबीआई ने एस्सार स्टील को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी में अर्जी दी थी। एनसीएलटी के एक बेंच ने एस्सार स्टील को दिवालिया न घोषित करने की याचिका को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद एसबीआई ने सतीश कुमार गुप्ता को मामले की जांच के लिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट से भी एस्सार स्टील को करारा झटका लगा था और इसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। डिजिटल बढ़ाओ, प्रमोशन पाओ। प्रमोशन के लिए यह मंत्र बैंक अफसरों के काम आ सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैंक अधिकारियों के प्रमोशन के वक्त यह भी देखा जाएगा कि उन्होंने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या और कितने कारगर कदम उठाए हैं। सरकार भीम ऐप को बढ़ावा देने वाले आम लोगों को भी मिलने वाला फायदा बढ़ाने जा रही है। डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड या फिर भीम ऐप, डिजिटल पेमेंट से खरीद फरोख्त करना आपके और बैंक अधिकारी दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकारी बैंकों के सीनियर अधिकारियों के प्रमोशन के वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि उन्होंने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं। ये पैमाना सिर्फ जनरल मैनेजर या चीफ मैनेजर के लिए नहीं है, बल्कि मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के प्रमोशन पर भी ये लागू होगा। बैंक अधिकारियों के प्रमोशन में उनके डिजिटल पेमेंट के योगदान को भी एक आधार बनाया जाए, इसकी सिफारिश सचिवों के समूह ने की है। सूत्रों की माने तो पिछले दिनों कैबिनेट सचिव की अगुवाई में इस प्रस्ताव पर बैठक भी हो चुकी है और जल्द ही इसे औपचारिक तौर पर लागू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकार ने लोकसभा में बताया है कि वो रेफरल स्कीम को और आकर्षक बनाने की तैयारी में है। इसके तहत आपके कहने पर कोई अगर भीम ऐप का इस्तेमाल करता है तो आपको मिलने वाले बोनस की रकम बढ़ाई जा सकती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले अलग अलग चार्ज में भी कटौती की जा सकती है। डिजिटल पेमेंट से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की तरफ से कॉल सेंटर चलाने का भी प्रस्ताव है। दरअसल नोटबंदी के दौरान डिजिटल पेमेंट में काफी तेजी आई थी, लेकिन अब ये रफ्तार धीमी पड़ गई है। लिहाजा सरकार इसमें अब एक नया जोश भरना चाहती है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और रुक करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों का। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री शिव कुमार के घर छापे को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक आज इस पर कोहराम मचा। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस दौरान करीब 9 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। आयकर विभाग की टीम बंगलुरु के उस रिजॉर्ट पर भी पहुंची जहां गुजरात के कांग्रेस विधायक रुके हैं, लेकिन इस छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा किया। बंगलुरु में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन तो किया, वहीं कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के चलते छापे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने भी छापेमारी पर सरकार से जवाब मांगा। और आपको बता दें कि बंगलुरु में जिस रिसोर्ट पर छापे मारे गए हैं वो भी कांग्रेस के इसी नेता की संपत्ति है। इस बीच सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। उन्होंने कहा कि जिस रिजॉर्ट में गुजरात के विधायक ठहरे हैं वहां छापेमारी नहीं हुई है और राज्यसभा चुनाव से जोड़कर इसे नहीं देखना चाहिए। इनकम टैक्स के अधिकारी इसलिए उनका स्टेटमेंट लेना और उनको वहां से अपने घर ले जाना केवल इस पर्पस के लिए रिजॉर्ट में गए। जब वहां पहुंचे तो वे व्यक्ति वहां पर कागज फाड़ रहे थे, वो फटे हुए कागज भी और जो डॉक्यूमेंट्स फाड़ रहे थे वो भी पंचनामा में रिकवर हुए। उनको वहां से लेकर उनके घर पे चले गए। आज इस वक्त वहां पर कोई इनकम टैक्स का अधिकारी नहीं है। ये रेड्स 39 अन्य स्थानों पर चल रही है। इसको गुजरात के किसी चुनाव के साथ मत जोड़िए, इसको केवल आर्थिक अपराध के साथ जोड़िए। अरुण जेटली को जवाब दिया कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने। कांग्रेस ने छापेमारी के समय पर सवाल खड़े किए और कहा कि खरीद फरोख्त करने वालों पर छापे मारे जाने चाहिए। इसका सीधा संबंध इन रेड का, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, लीडर ऑफ द हाउस ने, कि एक व्यक्ति पर कर रहे हैं। ये व्यक्ति पे आप 1 महीने बाद कर सकते थे, 1 महीने पहले भी कर सकते थे। ये आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां उनका खाना देने या पूछने चले गया कि पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपने उसमें शक किया कि शायद पैसे बांट रहे हैं। पैसे बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप नहीं है। वो तो आप बांट रहे हैं। जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं उन पे रेड करो। और यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए रफ्तार में प्लेन को टक्कर देने वाली सुपर कार की शानदार झलक।
गुजरात सरकार ने शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सभी विद्या सहायक यानी अस्थायी प्राथमिक शिक्षकों की सैलरी दोगुनी कर दी है। अब इन शिक्षकों को 11,500 रुपए की जगह 19,950 रुपए मिला करेंगे। इधर बात करें तो पतंजलि का जो अपैरल के बिजनेस में उतरने का वेंचर है वो भी लगभग पक्का हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रिया सेठ हमारे साथ हैं। तो प्रिया, हमें ये बताइए कि पतंजलि का जो नया वेंचर है या जो वो कुछ लेकर आना चाहते हैं कुछ अपैरल सेगमेंट में, उसके बारे में क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि पतंजलि आयुर्वेद रेडीमेड गारमेंट्स का लॉन्च समर 2018 में करेगी। हमारे सूत्रों ने ये भी बताया है कि फरवरी या मार्च 2018 में ये रेडीमेड गारमेंट्स लॉन्च होगी मार्केट में। सारे उम्र और सारी कैटेगरीज में ये गारमेंट्स अवेलेबल होगी। और एज फार एज ये कैटेगरीज कंसर्न है, ये निट वेयर, वोवन वेयर, एथनिक या पारंपरिक वेयर और डेनिम्स में अवेलेबल होगी। अभी ये पतंजलि आयुर्वेद ने टीम्स फॉर्मुलेट की है जिससे मर्चेंडाइजिंग, मार्केटिंग और डिजाइनिंग होगा ये गारमेंट्स का। मैन्युफैक्चरिंग का जहां तक सवाल है, पतंजलि इन हाउस मैन्युफैक्चर करेगी या जॉइंट वेंचर करेगी दूसरे कंपनीज के साथ, जैसे कि टेक्सटाइल मिल्स, नेटवेयर या डेनिम मैन्युफैक्चरर्स से टाई अप करके अपैरल्स मार्केट में लॉन्च होंगे। और जहां तक रिटेलिंग का सवाल है, कंपनी ओन स्टोर से रिटेलिंग होगी या फ्रेंचाइजी मॉडल में ऑपरेट करेगी पतंजलि आयुर्वेद। पतंजलि आयुर्वेद ने कंफर्म किया है हमें कि समर 2018 में उनका बिग बैंग या मेगा लॉन्च होगा अपैरल स्पेस में। जी शुक्रिया। तो अब आएगी पतंजलि की जीन्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं। घूमने फिरने का ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिल पाएगा। इसे आप मॉनसून की मस्ती का महीना कह सकते हैं। ढेर सारे त्योहार हैं और छुट्टियों की भरमार है, ऊपर से कम बजट में सैर सपाटे का पूरा इंतजाम भी। देखिए कैसे। इस महीने है त्योहार ही त्योहार, रक्षाबंधन, फिर जश्न आजादी और फिर गणेश चतुर्थी। 5 से 7 अगस्त, 12 से 15 अगस्त और फिर 25 से 27 अगस्त, ये 3 लंबे वीकेंड आ रहे हैं। इन छुट्टियों को देखते हुए यात्रा, मेक माई ट्रिप और मर्क्यूरी जैसी ऑनलाइन कंपनियां शानदार ऑफर दे रही हैं। आपको 3 दिन 2 रातों का मदुरई रामेश्वरम पैकेज 8,190 रुपए में मिल सकता है। मैसूरू का पैकेज सिर्फ 5,646 रुपए में मिल रहा है। जयपुर का पैकेज 6100 रुपए में मिल रहा है। अभी भी कस्टमर के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन देखें तो पास के जो डेस्टिनेशन है, ओमान वगैरह जैसी जगह हो गई, तो वहां 10-12 हजार के फेयर में आज भी आपको टिकट मिल रहा है। या आप साउथ में रहते हैं तो श्रीलंका में जाने में आप बहुत आनंद उठा सकते हैं। और वहां पे होटल्स आज की तारीख में भी 3-4 हजार रुपए पर नाइट में बेड एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग टैक्सेस में अवेलेबल है। यात्रा.com होटलों पर 70% तक डिस्काउंट दे रही है, तो मेक माई ट्रिप से विला बुक कराने पर 65% तक की छूट मिल रही है। गो आईबीबो फ्लाइट पर 5,000 तक का डिस्काउंट दे रही है। कई बार आप टूर में जाते हैं तो आपको एक बंदिश होती है कि आपको पूरे ग्रुप के साथ मूव करना पड़ता है। और जब आप ऐसी छुट्टियों में जाते हैं, आप यूजुअली अपने बच्चों को लेकर जाते हैं क्योंकि इनके भी स्कूल बंद होते हैं। सो यू डोंट वांट अ रिजिड टाइमिंग के बिल्कुल हमको सुबह 9 बजे उठ के ही चल पड़ना है और 7 बजे उठ के चल पड़ना है और रात को। सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आजकल तो बेड ब्रेकफास्ट के बहुत हैं। इसे कहते हैं डबल मजा। एक तो लंबे लंबे वीकेंड, ऊपर से घूमने फिरने का सस्ता इंतजाम। तो अब देर किस बात की है। अर्नब वसावड़ा, दिल्ली। चलिए अब आपको एक रोमांचक रीड या एक खबर सुनाते हैं जो रोमांच से आपको भर देगी। रफ्तार के शौकीनों के लिए फरारी ने GTC 4 लूसो लॉन्च कर दी। इसकी कीमत है 5 करोड़ 20 लाख रुपए। GTC लूसो 3.4 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार तो पकड़ती है। इसकी टॉप स्पीड होती है 335 किलोमीटर। कंपनी का दावा है कि कार रनवे पर हवाई जहाज से भी तेज चलती है। फरारी के पोर्टफोलियो में ये 2 डोर 4 सीटर कार है। साथ ही 4 व्हील के साथ इसमें रियर व्हील स्टीयरिंग भी दिया गया है। इसमें 6.3 लीटर का V12 इंजन लगा है जो 680 bhp का पावर देता है। लूसोटी की कीमत है 4 करोड़ 20 लाख रुपए। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए YouTube, Facebook और Twitter के जरिए ताजा अपडेट्स के लिए। नमस्कार।